चलिए प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते राम रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित उत्कर्ष नामक जो शास्त्राध्ययनोपक्रम है, इस उपक्रम में अनेक आचार्यों का व्याख्यान सुनिश्चित है। तत्तद आचार्यों का व्याख्यान एक विशेष दिन पर सुनिश्चित है। उसी रीति के अनुसार, उसी निश्चय के अनुसार हमारा भी हमको भी अवसर प्राप्त हुआ है। सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में आज हम लोग यहाँ इस गूगल मीट के माध्यम से सांख्य तत्व कौमुदी को पढ़ेंगे। इस चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोगों ने व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों में वैधर्म्य क्या है एतद विषयक विचार किया, क्योंकि प्रकृतिर महास्तत्व एक कारिका आई थी, सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तो वहाँ प्रकृति स्वरूपम और विरूपम की बात हुई थी। तो उसी सारूप्य वैरूप्य को 10वीं और 11वीं कारिका के द्वारा दर्शाया जा रहा है। जैसा कि इसके पूर्व में हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, इस कारिका के द्वारा, इस 10वीं कारिका के माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त का वैरूप्य प्रतिपादित किया गया। अब पुनः इस 11वीं कारिका से त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्तथा च पुमान, इस 11वीं कारिका के माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त यानी प्रकृति के कार्य और स्वयं प्रकृति, इन दोनों के मध्य में साधर्म्य को बतलाया जाएगा। और पुरुष जो है इन दोनों से सर्वथा विपरीत है, इस बात को इस कारिका के द्वारा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। एतद विषय चर्चा इस कारिका में है। जैसा कि अवतरणिका में आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदीकार कह रहे हैं कि तदनेन प्रबंधेन व्यक्ताव्यक्तयोः वैधर्म्यम उक्तम संप्रति तयोः साधर्म्यम पुरुषाच्च वैधर्म्यम आह। तदनेन प्रबंधेन यानी पूर्वोक्त प्रबंधेन, हेतुमद अनित्यमव्यापी इत्यादि प्रबंधेन व्यक्त्याव्यक्तयोः वैधर्म्यम उक्तम, व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों के वैधर्म्य को बतलाया गया। संप्रति तयोः साधर्म्यम पुरुषाच्च वैधर्म्यम आह। संप्रति समय इस कारिका के द्वारा त्रिगुणम अविवेक विषय है, इस कारिका के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म्य को बतलाया जा रहा है। और यह व्यक्त और अव्यक्त जो है पुरुष से ठीक मतलब पुरुष में मतलब पुरुष से विपरीत है, यूं कह ले पुरुष जो है इस व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत है, उसके प्रति वैधर्म्य है, इस बात को यहाँ बतलाई जा रही है। यानी पूर्वोक्त कारिका के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त के वैधर्म्य को बतलाया गया, इस कारिका के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म्य को बतलाया जा रहा है। और पुरुषाच्च वैधर्म्यमाह, और पुरुष से वैधर्म्य यानी पुरुष इनके ठीक विपरीत है, विपरीत है यानी यही वैधर्म्य है। वो त्रिगुणात्मक नहीं है, वो अविवेकी नहीं है, वो विषय नहीं है, वो सामान्य नहीं है, वो अचेतन नहीं है, वो प्रसवधर्मी नहीं है।
तो पुरुष से क्या हुआ, वैधर्म्य। उसी बात को कारिकाकार कह रहे हैं अपने शब्दों में, त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्तथा च पुमान। यानी व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान एतादृश है। कैसा? तो पहले हम लोग क्रमशः गणना कर लेते हैं। व्यक्त और अव्यक्त कैसे हैं? त्रिगुणम, त्रिगुणात्मक है, अविवेकी भी है और विषय भी हैं और सामान्य भी हैं और अचेतन भी हैं और प्रसवधर्मी भी हैं। आप तद्विपरीत तथा च पुमान, पुमान जो है पुरुष जो है इनके ठीक विपरीत है, अर्थात वो त्रिगुण के विपरीत अत्रिगुणात्मक है, मतलब अत्रिगुण है। और अविवेकी के जगह पे वो विवेकी है, विषय के जगह पे वो क्या है? अविषय है, सामान्य के जगह पे वो क्या है? विशेष है, अचेतन के जगह पर वो क्या है? चेतन है, प्रसवधर्मी की जगह पर वह अप्रसवधर्मी। अब यह त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, ये क्या है? इसको कैसे समझा जाएगा? तो आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में इसको समझा रहे हैं। त्रिगुणम इति प्रतीक दिए। नहीं, त्रिगुणम मतलब त्रिगुणात्मक होना। सत्व, रज, तम गुण, ये तीन गुण हैं। इनकी चर्चा तुरंत बाद करने वाले हैं कारिका के माध्यम से। तो त्रिगुणम के का मतलब त्रयो गुणाः सुख दुख मोहाः अस्य इति त्रिगुणम। अस्य मतलब व्यक्तस्य अव्यक्तस्य वा, ये तीन गुण कौन? सत्व, रज और तम। ये कैसे हैं? सुख दुख मोहात्मक हैं। सुख मतलब सत्व गुण, दुख मतलब रजोगुण और मोह मतलब तमोगुण। सुख दुख मोहात्मक हैं ये। त्रयः गुणाः सुख दुख मोहाः अस्य, अस्य मतलब व्यक्तस्य अव्यक्तस्य वा इति तत्त्रिगुणम। व्यक्तम त्रिगुणम अव्यक्तम त्रिगुणम। तदनेन सुखादीनाम आत्मगुणत्वम पराभिमतम अपाकृतम। और जो लोग कहते थे, जो दूसरे आचार्य कहते हैं कि सुख दुख मोह जो ये आत्मा के गुण है, इनका जो कथन मत वो खंडित हो गया। क्यों? कि बात बतला दी गई यह किसके हैं? ये व्यक्त और अव्यक्त के। अब वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, ये बात स्पष्ट हुई। तदनेन, तदनेन प्रबंधेन, इस प्रबंध के द्वारा, अनेन कथनेन त्रयो गुणाः सुख दुख मोहाः अस्य इति तत्त्रिगुणम व्यक्तम अव्यक्तम अनेन प्रबंधेन। ठीक है, अनया रीत्या इदम अनेन कथनेन, इस कथन से क्या निकली बात कि सुखादीनाम आत्मगुणत्वम पराभिमतम अपाकृतम। पराभिमतम सुखादीनाम आत्मगुणत्वम, जो अन्य हैं उनको अभिमत, मतलब जो अन्य आचार्य हैं, जो लोग कहते हैं कि सुख दुख मोह आत्मा के गुण है, तो पराभिमतम सुखादीनाम आत्मगुणत्वम, ये सुख दुख आत्मा के गुण ही अपाकृतम खंडितम, खंडित हो गए। क्योंकि यह किसके गुण हुए? व्यक्त और अव्यक्त के, वो आत्मा नहीं है। अविवेकी, त्रिगुणम अविवेकी, अविवेकी का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि अविवेकी का मतलब यथा प्रधानम न स्वतो विविच्यते तदात्मकत्वात् अथवा संभूयकारित्व मात्रा विवेक। मतलब अविवेक मतलब विचिर पृथक भावे। विवेक को पहले समझते हैं। विवेक मतलब विचिर पृथक भावे, यानी अलग अलग, पार्थक्य ज्ञान, विभज्य ज्ञान। अविवेक मतलब एतादृश ज्ञान ना हो, संभूय ज्ञान। इसलिए कह रहे संभूय कारित्वम अत्र अविवेक। मिल करके काम करना ही यहाँ अविवेक है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों मिल के काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं वगैरह। अथ प्रधानम न स्वतो विविच्यते, प्रधान जो है जिस प्रकार यथा, यथा प्रधानम न स्वतो विविच्यते, जिस प्रकार प्रधान अपने से अलग नहीं है, अपने से अलग नहीं है, यानी वो स्व में स्व कैसे व्यवहार होगा कि यह इससे अलग है। ठीक है, तो प्रधान जिस प्रकार अपने से अलग नहीं है, उसी प्रकार व्यक्तादि भी जो है उस प्रधान से अलग नहीं है। क्यों? तदात्मकत्वात्, तदात्मक है, तदरूप है, अभिन्नता है व्यक्त और अव्यक्त में, इसलिए उससे अलग नहीं है। अथवा यही क्या है? उससे अलग न होना, विचिर पृथक भावे,
विभाग ना होना, मतलब यूं कह ले पृथक ज्ञान न होना, यही अविवेक है। अथवा संभूय कारित्वम अत्र विवेकः, अत्र अस्याम कारिकायाम अविवेक पदेन कस्य अर्थस्य ग्रहणम इति जिज्ञासायाम संभूय कारित्वम इति, संभूय कारित्वम एव अविवेक पदेन अत्र उच्यते। संभूय कारित्वम अविवेक शब्दवाच्यतां लभते इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्र कारिकायां यत्तावत् अविवेक इति पदम् अस्माभिः दरीदृश्यते, तस्य पदस्यार्थः पृथक पृथक अभावः न, यत्र भेद ज्ञानं नास्ति, यत्र संस पृथक ज्ञानं नास्ति, विविच्य ज्ञानं नास्ति, अपृथक ज्ञानम् अस्ति, तादृशः तादृशस्य अर्थस्य वाचकः अत्र अविवेक शब्दः। अथवा संभूयकारित्वम् अविवेकः, संभूयकारित्वं व्यक्ताव्यक्तौ, व्यक्ताव्यक्ते संभूय कार्यं कुरुतः, अतः संभूयकारित्वमपि अविवेक पदेन उच्यते। अवगतम? मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रधान जो है अपने से अलग नहीं है, अपने से अलग नहीं है, क्यों? तदात्मकत्वात्, तदात्मक है, तद्रूप है, भिन्नता नहीं है, वहां अलग नहीं है, दो है नहीं कि अलग होंगे। उसी प्रकार व्यक्त भी जो है यह पृथ्वी से अलग नहीं है, मतलब ऐसे तो वो प्रकृति का कार्य है, प्रधान का कार्य है, लेकिन उससे अलग नहीं है, मतलब उसमें तादात्म्य है, अभिन्नता है। तादात्म्यकत्वात्, तादात्म्य होने के कारण, तद्रूप होने के कारण, अभिन्नता होने के कारण, यही क्या? अविवेक, पृथक ज्ञान न होना। उसके बाद अथवा संभूयकारित्वम, मिल करके काम करना। नहीं, जैसा कि कह रहे हैं, नहीं किंचिदेकम पर्याप्तम स्वकार्य, क्योंकि नहीं किंचिदेकम, एकम कारणम, कोई कारण, कोई किसी एक कारण को ले लीजिए, वह कारण स्वकार्य नहीं पर्याप्त, अपने कार्य को उत्पन्न करने में, संपादन करने में पर्याप्त नहीं है। यानी क्या बात निकली? कहने का तात्पर्य यह है कि वह कोई भी एक किसी कारण को ले लो, अकेले, वो अकेले अपने कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, ठीक है? वो मिल करके ही कार्य करेंगे, प्रकृति और व्यक्त मिल करके ही काम करेंगे। तो प्रकृति और व्यक्त मिल करके क्या काम करेंगे? तो यही तो अविवेक हो गया इनका। तो अगर नहीं किंचिदेकम पर्याप्तम स्वकार्ये अपितु संभूय, मिल करके काम करता है। तत्र नैकस्मात् यस्य कस्यचित् केनचित् संभवः इति, एकस्मात् कारणात् कस्यचित्, यस्य कस्यचित् मतलब कार्य विशेषस्य, केनचित् कारणेन वा न संभवः, न संभवः मतलब उत्पत्ति नैव संभवा, उत्पत्ति संभव नहीं है। यानी किसी एक कारण से किसी कार्य विशेष की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनका अविवेक अपेक्षित है, संभूयकारिता अविवेक्षित है। जब संभूयकारिता ही तो अविवेक है, मिलकर के जब व्यक्त और अव्यक्त अपने कार्य को उत्पन्न करेंगे, परिणामी उपादान कारणता है इनमें, जब कार्य को उत्पन्न करेंगे तो मिलकर के कार्य करेंगे, तो यही तो अविवेक है इनका, ठीक है? उसी को कह रहे तत्र नैकस्मात् यस्य कस्यचित् केनचित् संभवः इति, एकस्मात् कारणात् केनचित् एकेन कारणेन वा यस्य कस्य कस्यचित् कार्य विशेषस्य उत्पत्ति ही नैव संभवा, ठीक है? ऐसा कुछ अपने से पद रखिए कार्य पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है? अन्वय करिए इस प्रकार। तो मैं शुरू से ही ऐसा ही करता हूँ, पंक्ति लिखी रहती है कुछ दूसरे प्रकार से और मैं अन्वय के ही बोलता हूँ, ठीक है? जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए, कुछ अपने से पद जोड़ करके, जैसे इसका पर्याय ये है, इसका तात्पर्य ये है, ठीक है? ये त्वाहु विज्ञानमेव हर्ष विषाद मोह शब्दाध्यात्मकम न पुनः अन्यः न पुनः इतः अंत न पुनः इतः अन्यः तद्धर्मा इति तान प्रत्याह विषयः इति। यानी बौद्धों का कथन है
ये सब कुछ विज्ञानात्मक है। यानी प्रकृत स्थल में हर्ष विषाद मोह शब्दाद्यात्मक है विज्ञान। विज्ञान कैसा है? हर्ष विषाद मोह शब्दाद्यात्मक है। यानी हर्ष विषाद मोह को मतलब जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जिस शब्द के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, ये हर्षित है, ये विषादग्रस्त है, ये मोहग्रस्त है। तो हर्ष विषाद मोह इनको जिन शब्दों के द्वारा जाना जा रहा है, ऐसा जो शब्द, उस शब्द का जो आश्रय विषय, वह विषय जो है वही विज्ञान है। यानी यूं कह लें, यहाँ ये अच्छा, ये यहाँ कह रहे हैं कि सुख दुख और मोह को उत्पन्न करने वाले जो शब्द आदि, मतलब उत्पन्न करने वाले क्या मतलब, कहने का तात्पर्य है कि अब हम कैसे जानेंगे कि आप सुखी हो, आप दुखी हो? आपके शब्दों को सुन करके, आपके क्रंदन को सुन करके व्यक्त हो या अव्यक्त हो। तो शब्दों को मतलब उसके अभिव्यक्ति का वो कारण है, उत्पन्न क्या करेगा वो। तो कहने का तात्पर्य सुख दुख और मोह, ये जो है सुख दुख मोह को उत्पन्न करने वाले, जो अभिव्यक्त करने वाले जो शब्दादि, उस शब्दादि का जो विषय, वह जो विषय है उस विषय को आकार ग्रहण कर लेता है। कौन? विज्ञान। ऐसा बौद्धों का कथन है कि हर्ष विषाद मोह को उत्पन्न करने वाले जो शब्दादि, उस शब्दादियों का जो विषय, ठीक है, उस विषय के आकार को ग्रहण कर लें। कौन होगा? सुख दुख मोह, यही तो होंगे। इनके आकार को ग्रहण कर लेता है विज्ञान। ऐसा सर्वम विज्ञानमयम, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो उनके लिए कह रहे हैं विषय, उनके लिए विषय है, यहाँ त्रिगुणम अविवेक विषय है, यह पद है उनके लिए, उसी को कर। ये त्वाहु बौद्धा कथयन्ति विज्ञानमेव हर्ष विषाद मोह शब्दाद्यात्मकम न पुनः इतः, इससे, यानी इतः मतलब विज्ञानात्, शब्द हर्ष विषाद मोह शब्दाद्यात्मकात् रूप विज्ञानात्, इस विज्ञान से अन्य तद्धर्मान, अन्य कोई धर्म नहीं है, सब विज्ञान ही है। तान प्रत्याह, उनके प्रति कह रहे हैं कि विषय है इति, ये व्यक्त और अव्यक्त कैसे विषय है। यानी विषय ग्राह्य, विषय मतलब ग्राह्य, विज्ञानात् बहिः यावत्, यानी विज्ञान से यह बाहर है, उसके परिधि में नहीं आने वाला है, वो ग्राहक है तो ये ग्राह्य है। इस प्रकार जो कह रहे थे कि सब कुछ विज्ञान ही है, हर्ष विषाद मोह शब्दाध्यात्मक विज्ञान ही जो शब्दों का जो आश्रय, इनका जो विषय, उसके आकार को ग्रहण करता है, सब कुछ विज्ञान ही है। इस प्रकार कह रहे कि नहीं, विज्ञान बही, विज्ञान से बाहर है। विषय है मतलब ग्राह्य, ग्राह्य ग्रही मतलब ग्रहण का विषय होना। अग्राहक कौन है? वो विज्ञान। तो कह रहे हैं तान प्रत्याह, ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं विषय ही थी, विषय मतलब ग्राह्य, विज्ञानात् बहिः यावत्, विज्ञान से बही, बाहर है। तो उन लोगों के लिए यहाँ मतलब यूं कह ले, उन लोगों के मत को खंडन करने के लिए यहाँ विषय पद दिया गया, ये उसके परिधि में नहीं आने वाला है। यह जो सब कुछ विज्ञान मान रहे हो, नहीं, ये विज्ञान से बाहर है, ठीक है, ये विज्ञान से बाहर है। हर्ष विषाद मोह इत्यादि को उत्पन्न करने वाला जो शब्दादि, उन शब्दादि का जो विषय हर्ष विषाद आदि, उनके आकार को ग्रहण करने वाला जो विज्ञान, उस विज्ञान से यह अलग है। इस विषय मतलब कौन? व्यक्त और अव्यक्त इत्यादि ग्राह्य है, और विज्ञान क्या है? ग्राहक है। विषय ग्राह्य विज्ञानात् बहिः यावत्, विज्ञान से बाहर। अतएव सामान्यम, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सामान्य। यह सामान्य है, यानी सामान्य मतलब साधारणम, साधारण। यानी क्या साधारणता है?
कह रहे हैं घटादिवत अनेकैः पुरुषैः गृहीतम इत्यर्थः, जिस प्रकार घटादि को अनेक पुरुष ग्रहण करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तत्त व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जो व्यक्त और अव्यक्त है घटादि के समान अनेक पुरुषों से यह कैसा है, गृहीत है, मतलब अनेक पुरुषों का यह विषय है, भोगा जाता है, यूं कह ले। तो अतएव सामान्यम साधारणम घटादिवत अनेकैः पुरुषैः गृहीतम इत्यर्थः। विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्यात् विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां तेपि असाधारणाः स्युः। विज्ञानं यथा परेण न गृह्यते परबुद्धेः अप्रत्यक्षत्वात् इति अभिप्रायः। देखिए, यानी यदि इस विज्ञानाकारता को क्या माने, जो यह विज्ञान है, यह विज्ञान कैसा वृत्ति रूप है, और वह वृत्ति रूप जो विज्ञान है वह विज्ञान कैसा है, असाधारण है। यहाँ क्या है, सामान्यम त्रिगुणम अविवेक विषय, सामान्यम अचेतनम, सामान्य पद रखा, सामान्य मतलब साधारणम मतलब असाधारण नहीं, साधारण। और विज्ञान कैसा है, ये उनके लिए बात हो रही है, बौद्धों के लिए, उनके मत को खंडन करना है, तो प्रकल्प विकल्प बना रहे कि विज्ञान कैसा है, वृत्ति रूप है, वृत्ति रूप होने से वो क्या है, असाधारण है। और इनको हम यदि विज्ञानाकार मानने लगे, साधारण को हम यदि विज्ञानाकार मानने लगे, तथेपि असाधारण स्युः, ये साधारण भी असाधारण हो जाएंगे। तो जब असाधारण हो जाएंगे तो विज्ञानम यथा परेण न गृह्यते, विज्ञान जो है जिस प्रकार परेण पुरुषेण न गृह्यते। आपको लड्डू खाने की इच्छा है तो हम थोड़े बता सकते हैं, हमारे द्वारा वो गृहित नहीं है। यथा विज्ञानम यथा परेण न गृह्यते, क्यों, पर बुद्धे अप्रत्यक्षत्वात् इति अभिप्राय, क्योंकि पर बुद्धि के का वो विषय नहीं है, पर बुद्धि के लिए वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, इसलिए परेण पुरुषेण विज्ञानम न गृह्यते। तो एतावता यह बात क्या हुई, यदि आप व्यक्त को अव्यक्त को आप विज्ञानाकारता मानोगे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान जो वृत्ति रूप है वो असाधारण है, और इसको विज्ञानाकारता आप मान के चल रहे हो, यानी किसको, व्यक्त और अव्यक्त को विज्ञानाकारता मान करके चल रहे हो, तो समस्या क्या आ जाएगी, ये भी असाधारण हो जाएंगे। और जब असाधारण हो जाएंगे यानी सर्वसाधारण नहीं रहेंगे, असाधारण हो गए, असाधारण हो गए यानी विज्ञान जिस प्रकार परपुरुष से गृहीत नहीं होता है, क्योंकि परबुद्धि के दृष्टि में परबुद्धि के लिए वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसी प्रकार इनका भी ग्रहण नहीं हो पाएगा, एक समस्या आ जाएगी, इसलिए यह विज्ञानाकार नहीं। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अतएव सामान्यम, ये सामान्य है, व्यक्त और अव्यक्त साधर्म्य में बतला रहे हैं। सामान्य मतलब साधारणम, यानी क्या साधारणता है, जिस प्रकार घटादि अनेक पुरुषों से गृहीत है, ठीक उसी प्रकार यह व्यक्त और अव्यक्त भी अनेक पुरुषों के विषय हैं, उनके द्वारा गृहीत है। विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्यात् विज्ञानानां वृत्ति रूपाणां तेपि असाधारणा स्युः। यदि विज्ञानाकारता माने तो वृत्ति रूप जो विज्ञान है ये असाधारण होने के कारण, असाधारण होने के विज्ञानाकारत्व मतलब तयोः विज्ञानाकारत्वे, ऐसा और स्पष्ट करेंगे, यानी व्यक्ताव्यक्तयो, व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों को हम यदि विज्ञानाकारता माने, तब क्या होगा, समस्या आ जाएगी। समस्या ये आ जाएगी कि वृत्ति रूप जो विज्ञान है, यह विज्ञान असाधारण होने के कारण यह भी असाधारण हो जाएंगे, असाधारण हो गए ये भी व्यक्त और अव्यक्त। तब क्या होगा, तो जिस प्रकार विज्ञान जो है दूसरे पुरुष से गृहीत नहीं हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, जिस पर आपको क्या खाने की इच्छा हो रही है, आप कहाँ जाना चाहते हो, जिस प्रकार विज्ञान परपुरुष के द्वारा गृहीत नहीं है, क्योंकि परबुद्धि का वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसी प्रकार यह भी क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष होने लगेंगे, परपुरुष से गृहीत नहीं हो रहेंगे। जिसमें कैसी सामान्यता, और उदाहरण दे रहे हैं एक खूब बढ़िया, तथा च नर्तकी भ्रूलता भंग एकस्मिन् बहुनाम परिसंधानम युक्तम अन्यथा तन्न स्यात् इति भावः। देखिए, नर्तकी, नर्तकी मतलब नृत्य करने वाली, जब एमपी थिएटर में जाकर के जिस प्रकार नर्तकी जो है
नर्तकी, वो नर्तकी नृत्यशाला में जाकर के नृत्य करती है और भ्रूलता भंग करती है। भ्रूलता भंग यदि आप लोग साहित्य के होंगे तो समझ रहे होंगे, आंख मटकाना, ठीक है, उनकी मतलब मुद्राएं होती, ऐसे ऐसे आंख मारती हैं, मतलब ऐसे, मतलब आंख मटकाना जिसको बोलें दूसरे शब्दों में, ठीक है, मतलब जिससे ये होगी कि जो परिषद में उपस्थित जो लोग हैं वो उनका मनोरंजन हो सके, बस केवल इतना। तो यदि उस भ्रूलता भंग को हम यदि विज्ञानाकार मान ले, तो विज्ञानाकार मान ले तो जितने परिषद में उपस्थित लोग हैं सब जो मंत्रमुग्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? कि विज्ञान जो है परबुद्धि प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो एक समस्या आ जाएगी, इसी बात को कह रहे हैं तथा च नर्तकी भ्रूलता भंगे, भ्रूलता जो भंग हो रहा है उसका, एकस्मिन मतलब एकस्मिन कह लीजिए एकस्याम परिषदी, ठीक है, एक परिषद में, एकस्याम सभायाम, ठीक है, एकस्मिन प्रकोष्ठे कर लीजिए, बहूनाम जनानाम प्रतिसंधानम न स्यात्, प्रतिसंधानम न स्यात् मतलब अभिनिवेश पूर्वकम दर्शनम न स्यात्, जो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं वो न हो, क्योंकि विज्ञान पर बुद्धि ग्राह्य नहीं है, लेकिन होता है, इसलिए क्या मना कि सब विज्ञानाकारता नहीं है, ये बात स्पष्ट। अन्यथा तन्न स्यात्, अन्यथा मतलब नर्तकी भ्रूलता भंगस्य विज्ञानाकार, इसको यदि हम विज्ञानाकार मान ले, तन न स्यात् यानी प्रतिसंधानम न स्यात्, जो सब मंत्र मुग्ध हो रहे हैं वो न हो, लेकिन होते सब हैं, इसलिए सब विज्ञानाकारता नहीं है। इति भाव अचेतनम, अचेतनम मतलब यह अचेतन भी है, व्यक्त और अव्यक्त। कैसे? सर्वम एव प्रधान बुद्ध्यादयः अचेतनः, सर्वे एव प्रधान बुद्ध्यादयः अचेतनः, ये जो प्रधान बुद्ध्यादि हैं सब अचेतन है। न तो वैनाशिकवत चैतन्यम बुद्धे, जो वैनाशिक है, माध्यमिक जो है, बौद्धाचार्य, बौद्ध जो लोग हैं, उनमें विनाशवादी जो लोग हैं वो बुद्धि को चेतन मानते हैं, तो कह रहा है कि हमारे यहाँ चेतन नहीं, वो अचेतन है, उसी को सर्वे एव प्रधान बुद्ध्यादयः अचेतना, ये सभी प्रधान बुद्ध्यादि जो हैं कैसे हैं? अचेतन है। न तो वैनाशिकवत चैतन्यम बुद्धे, वैनाशिकवत बौद्ध मतवत, विनाशवादी मतवत चैतन्यम बुद्धे न, बुद्धि का वो चैतन्य मानते, वो हमारे यहाँ नहीं है। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी भी है, व्यक्त और अव्यक्त। कैसे प्रसव धर्मी मतलब क्या? प्रसव रूप धर्म यह सह अस्य अस्ति, प्रसव धर्मी, ये प्रसव मतलब उत्पत्ति, ये क्या धर्म है? प्रसव मतलब उत्पन्न होना, कि उत्पत्ति क्या है? धर्म है। उत्पत्ति स्थिति लय, जब आप ब्रह्म सूत्र देखेंगे, जन्माद्यस्य यतः द्वितीय सूत्र, पहले अध्याय का जन्मादि अधिकरण का पहला सूत्र, तो जब उसको देखेंगे तो एक जगह बात करते हैं कि जन्माद्यस्य यतः में जो अस्य में जो षष्ठी है उसके विषय में कहते हैं जन्मादि धर्म संबंधार्था, संबंधार्था षष्ठी, केवल इतना, संबंधार्था षष्ठी। कैसी संबंधार्था षष्ठी? तो जन्मादि धर्म संबंधार्था, धर्म यानी जन्म स्थिति और प्रलय, ये क्या है? धर्म है। तो उसी प्रकार प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी यानी प्रसव रूपः धर्मः, प्रसव रूपः धर्मः यः प्रसव धर्मः सः प्रसव धर्मः अस्य अस्ति, प्रसव धर्मी कौन? व्यक्तम अव्यक्तम, नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रसव धर्मी। और प्रसव धर्मेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसव धर्मस्य नित्य योगम आख्यातुम, यहाँ मत्वर्थीय इन्हीं प्रत्यय हुआ। यहाँ बात क्या है समझते हैं। समास यहाँ क्या किया गया? कर्मधार है, प्रसवश्चासो धर्म इति प्रसव धर्म, ठीक है, प्रसव धर्म से अस्ति की प्रसव धर्मी, ऐसा बहुव्रीहि समास नहीं। प्रसव धर्म यस्य तत् प्रसव धर्मी,
प्रसव धर्म असह अस्य अस्ति की प्रसव धर्मी, ऐसा होना चाहिए। यस्य करके बहुव्रीहि कर्मधारय समास कर रहे हैं। क्या कर्मधारय समास करने के बाद जो मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय कर रहे हैं, इससे कुछ बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं कि जो प्रसव धर्म है यह नित्य है, इस बात का आख्यान करना है, इनको बोध कराना है। इसीलिए ये प्रक्रिया कर्मधारय समास का आश्रय की है। प्रसव धर्मी प्रसव रूप धर्म यह सह अस्य अस्ति इति प्रसव धर्मी प्रसव धर्मेति वक्तव्ये प्रसव धर्म इति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसव धर्मस्य नित्ययोगम आख्यातुम। मत्वर्थीयः प्रत्ययः इनीति प्रत्ययः इनि प्रत्यय है ना, जैसे डंडी में होता है मत्वर्थीयः प्रत्ययः, जोड़ लीजिए, यहाँ प्रत्यय शब्द पाठ नहीं है, लेकिन आप अर्थ करने के लिए करेंगे। मत्वर्थीयः प्रत्ययः प्रसव धर्मस्य नित्य योगम आख्यातुम, मतलब नित्यतम प्रतिपादयितुम, नित्यता को प्रतिपादन करने के लिए कर्मधारय समास करके उससे मत्वर्थी ही नहीं प्रत्यय। स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम न कदाचिदपि वियुज्यते इत्यर्थः। यानी स्वरूप विरूप क्यों नित्य योग प्रसव रूप धर्म प्रसव धर्मेति वक्तव्य मत्वर्थीय प्रसव धर्म से नित्य योगम आख्यातुम, क्योंकि स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम न कदाचिदपि वियुज्यते, मतलब स्वरूप मतलब सदृश और विरूप असदृश, इन परिणामों के साथ न कदाचिदपि वियुज्यते, कभी भी यह अलग नहीं होते। यानी इसका तात्पर्य क्या है, एक मिनट, ये इसका मतलब ये है कि व्यक्त और अव्यक्त जो है अपने सदृश और असदृश परिणामों से कभी रहित नहीं होते, यानी हमेशा उससे युक्त रहते, इसलिए नित्य योगम आख्यातुम कहा। यानी प्रसव धर्मेति वक्तव्ये कर्मधारय समास किए, उसके बाद इन्हीं प्रत्यय किए मत्वर्थी है। इससे क्या बतलाना चाहते हैं कि प्रसव धर्म जो है यह नित्य है, नित्य है, व्यक्त और अव्यक्त का यह नित्य धर्म है, ये बताना। नित्य योगम आख्यातुम प्रतिपादित। स्वरूप क्योंकि स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम न कदाचिदपि वियुज्यते, स्वरूप अथवा विरूप परिणाम से यह व्यक्त और अव्यक्त कभी भी सदृश और असदृश परिणाम से कभी भी व्यक्त और अव्यक्त अलग नहीं होते। सदृश परिणाम क्या है, तो जैसा कि यही ले लीजिए सादृश्य परिणाम, ये त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम, ये त्रिगुणम इत्यादि क्या है, सदृश परिणाम है प्रकृति के। असदृश परिणाम क्या है, तद विपरीतम अव्यक्तम, जो पूर्व में 10वीं कारिका में बात हुई, हे तुमद अनित्यम अव्यापी सक्रिय अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम तद विपरीतम अव्यक्तम, ये क्या है, विरूप परिणाम है। यानी स्वरूप विरूपाभ्याम मतलब त्रिगुणत्वम आदाय महदादय, त्रिगुणत्व को लेकर के महदादय प्रकृति है स्वरूप परिणाम भूता, प्रकृति के स्वरूप परिणाम भूत है, क्योंकि वो भी त्रिगुणात्मक, ये भी त्रिगुणात्मक। हेतुमत्व अनित्यत्व आदि जो 10वीं कारिका में है उसको लेकर के विरूप परिणाम भूत, विरूप परिणाम भूत है कौन, महदादय। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वरूप और विरूप परिणामों से यह व्यक्त और अव्यक्त जो है कभी अलग नहीं रहते, कभी रहित नहीं होते, हमेशा युक्त होते हैं इत्यादि। आगे व्यक्त वृत्तम अव्यक्ते अतिदिशति तथा प्रधानम इति, यानी व्यक्त वृत्तम, व्यक्त वृत्तम यानी व्यक्ते वृत्तम, व्यक्ते वृत्तम यानी व्यक्ते कथितम भणितम, व्यक्ते में जो सप्तमी है, जब समास नहीं किए विग्रह वाक्य में जो सप्तमी सुनाई दे रही है व्यक्ते प्रधानम, उसको आप वैषयिक मानिए। व्यक्त विषय यदि वृत्तम कथितम भणितम उक्तम, ऐसा कि व्यक्त के विषय में जो कहा गया वो अव्यक्ते अतिदिशति, अव्यक्त में उसका अतिदेश कर रहे हैं। जैसे स्थानीय देशो नल विधौ आदेश स्थानीय वृत्ति धर्मवान भवती, आदेश स्थानीय वृत्ति धर्मवान होता है, तो रामायण में ये सूत्र लगता है, तो नी के स्थान पे यह आदेश हो गया, उसमें सुप्त धर्म नहीं है, सुप्त धर्म का अतिदेश किया, ला दिया, दीर्घ हो जाकर रामायण रूप बन जाता है।
तो ये अतिदेश मतलब आरोप करना, ठीक है, आरोप करना, तो जाकर के सुपिच सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो अब यहाँ ये तो व्यक्त वृत्तम अव्यक्ते अतिदिशति, व्यक्त में कहा गया जो धर्म इत्यादि उसको अव्यक्त में अतिदेश करें। तथा प्रधानम इति, यानी यथा व्यक्तम तथा प्रधानम, सादृश्य प्रतियोगी, जैसा वो वैसा ये, यथा व्यक्तम तथा अव्यक्तम इत्यर्थ, जिस प्रकार व्यक्त उसी प्रकार अव्यक्त। ताभ्याम वैधर्म्यम पुरुषस्याह, ताभ्याम, ताभ्याम मतलब व्यक्ता व्यक्ताभ्याम, इन दोनों से पुरुष क्या है, वैधर्म्य है, अलग है, विपरीत है, ठीक है। उसी वैधर्म्य को कह रहे हैं कि वो त्रिगुणात्मक नहीं है, वो अविवेकी नहीं है, वो सामान्य नहीं है, वो विषय नहीं है, वो अचेतन नहीं है, वो प्रसवधर्मी नहीं है इत्यादि, उसी बात को स्यादेत। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष बना रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ वैधर्म्य तद विपरीत तथा च पुमान कैसे कह दिए, कहाँ विपरीतता है, विपरीतता हो तब न कहो, विपरीतता हो तब न, वही कह रहे स्यादेत अहेतुमत्व नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम अस्ति पुरुषस्य एवं अनेकत्वम व्यक्त साधर्म्यम तत्कथम उच्यते तद विपरीतः पुमानिति। कह रहे हैं कि वो पहले 10वीं कारिका पे, अहेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम तद विपरीतम अव्यक्तम, ठीक है। तो अव्यक्त कैसा हुआ, अहेतुमत, व्यक्त हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम, ये हेतुमत, व्यक्त अव्यक्त कैसा होगा, तद विपरीतम यानी अहेतुमत। व्यक्त जो है, प्रकृति जो है, प्रधान जो है, वो हेतुमती नहीं है, कैसी है, अहेतुमत, ठीक है। तो अब यह पुरुष भी वैसा है, उदासीन है, अहेतुमत, किसी का हेतु वो तो नहीं बनता, साधर्म में हो गया, तो कैसे कह दे ताभ्याम विपरीतम तद विपरीत अपमान। अब कहाँ विपरीतता गई, गई बराबर। और नित्यत्व, प्रकृति कैसी है, नित्य है, ये भी नित्य है। तो त्रिगुण हेतुमत अनित्यम अव्यापी, तो अनित्यता जाएगा व्यक्त में, जाएगी व्यक्त में अनित्यता, और प्रकृति में नित्यता, प्रकृति नित्य है, ये भी नित्य है, हो गया, मिल गया साधर्म्य। तो अहेतुमत्व नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम, प्रधान साधर्म्यम, प्रधान के साथ साधर्म्य होगा, और किसका, पुरुषस्य। एवं अनेकत्वम व्यक्त साधर्म्यम, व्यक्त के साथ भी साधर्म्य है, कैसे, व्यक्त कैसा है, अनेक है। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम, नहीं वही त्रिगुण हेतुमत अनित्यव्यापी सक्रिय अनेकम आश्रितम, अनेक है वो कौन, व्यक्त। अभी तक तो प्रकृति से साधर्म्य दिखला दिया, व्यक्त से साधर्म्य दिखला रहे, क्योंकि तद विपरीता का अर्थ है तयो विपरीता, तो दोनों की बात करनी है यहाँ। तो वो व्यक्त कैसा है, अनेक है, यह पुरुष भी अनेक, अभी नानत्व तो सिद्ध करेंगे आगे। तो इस प्रकार व्यक्त से भी साधर्म्य हो गया, तो कैसे कह दिए तद विपरीता तथा च पुमान, अपना शब्द वापस लो, ठीक है। तो उसी को समझा रहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं। स्यादेतत् अहेतुमत्व नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम अस्ति, प्रधान के साथ साधर्म्यम अस्ति पुरुषस्य, एवं अनेकत्वम व्यक्त साधर्म्यम तत्कथम उच्यते तद विपरीतः पुमान इति प्रश्नवाचक्य, पूर्व पक्ष। अत आह कह रहे हैं, तथा च पद है इसमें, क्या, हेतु त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान, च तथा च, वहां च का मतलब क्या, चकार अप्यर्थ, अप्यर्थ यानी यह इनके विपरीत तो है, लेकिन कुछ स्थलों में सधर्म भी है, साधर्म भी है, यही चौका, चौकी यही भूमिका है, उसी को रहे। चकार अप्यर्थ यद्यपि अहेतुमत्वादिकम साधर्म्यम, प्रकृति के साथ साधर्म्य हो गया, अहेतुमत्व नित्यत्व इत्यादि को लेकर के, यद्यपि अहेतुमत्वादिकम साधर्म्यम तथापि अत्रैगुण्यादि वैपरीत्यम, यह क्या है, पुरुष और त्रिगुणात्मक है, और ये क्या है, व्यक्त और अव्यक्त क्या है, सब त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणम अविवेक तथा च, कहा ना, त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद व्यक्तम
तथा प्रधान, वो त्रिगुणात्मक है, ये क्या है अत्रिगुण। तो हम कह रहे हैं कि तथा च इस पद में जो च है, च किस अर्थ में है, चकारा अप्यर्थ, कि है, मान रहा हूं कि साधन में कुछ अंशों में है, मतलब प्रकृति के साथ भी साधन में बैठा, अहेतुमत्व को लेकर के और नित्यत्व को लेकर के, व्यक्त के साथ भी साधन में बैठा, क्या लेकर के, अनेकत्व को लेकर के, लेकिन विपरीतता भी है, वैपरीत्य भी है, क्या अत्रिगुणात्मक को लेकर के, वो दोनों त्रिगुणात्मक है, ये त्रिगुणात्मक नहीं है। तो अगर यद्यपि अहेतुमत्वादिकम साधर्म्यम, अहेतुमत्वादिक साधर्म्य, तथापि अत्रैगुण्यादि वैपरीत्यम अस्ति, वो अत्रैगुण्यादि वैपरीत्य इस पुरुष में है ही इत्यर्थः। अब ये कारिका संपूर्ण हो गई, इसलिए आज का पाठ यहीं बंद करते हैं। त्रिगुणम इत्युक्तम तत्र के ते त्रयो गुणाः किंच तदुपलक्षणम इत्यतः आह, कहीं कहीं तदुपलक्षणम की जगह पर तल्लक्षणम इत्यतः आह। प्रत्यप्रीति विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः इत्यादि कारिका के माध्यम से कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।